राहुल गांधी इंदौर के भागीरथपुरा पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरों में देखिए, भागीरथपुरा में राहुल गांधी और पीड़ित परिवारों से, मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर राहुल गांधी पहुंचे हैं। यही वो भागीरथपुरा है जहाँ पर 24 मौतें हो चुकी हैं। और ये देखिए, राहुल गांधी पहुंचे हैं उसी भागीरथपुरा में जहाँ पर आप देखिए कि किस तरह की स्थिति बनी थी। यहाँ पर राहुल गांधी पीड़ित परिवार, मृतकों के परिजनों से मिलने के लिए सामने जाते हुए इस तरह के यहाँ पर करीब 24 से ज्यादा परिवार हैं और उनमें से उन्हीं से एक परिवार है, उनसे मिलने के लिए उसके घर पर पहुंचे हैं राहुल गांधी। ये तस्वीर आप देखिए, यही भागीरथपुरा है जहां पर पिछले 20 दिन ये राहुल गांधी लगभग 20 दिन बाद पहुंचे हैं, जहां पर भागीरथपुरा में लगातार दुष्पानों से मौतों का आंकड़ा शुरू हुआ था। तब तक प्रशासन ने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसका नतीजा रहा एक के बाद एक होते हुए अब तक 24 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन अब तक 15 मौतों की ही पुष्टि कर पाया है। जहां के बाद अब राहुल गांधी इस जगह पर भागीरथपुरा में मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश दास के साथ श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 इंदौर। पश्चिम बंगाल की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 और 18 यानी 2 दिवसीय यात्रा के लिए असम पहुंचेंगे, जहां वो बोडो समुदाय के सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा कलाकार एक साथ बागुरुम्बा नृत्य की प्रस्तुति देंगे। इस कार्यक्रम में राज्य के 23 जिलों और 81 विधानसभा क्षेत्रों से कलाकार भाग लेंगे। लिहाजा ये राजनीतिक तौर पर भी बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो नृत्य है वो बोडो संस्कृति की पहचान है और बोडो नववर्ष कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है। इसके बाद कल यानी 18 जनवरी को प्रधानमंत्री नगांव जिले के कालियाबार पहुंचेंगे। यहाँ वे करीब 6950 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। 86 किलोमीटर लंबी यह परियोजना पर्यावरण के अनुकूल होगी, जिसमें 35 किलोमीटर का एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी शामिल है, ताकि काजीरंगा नेशनल पार्क में वन्य जीवों की आवाजाही प्रभावित न हो। प्रधानमंत्री ने आज ही असम के लिए 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तोहफा भी दिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आज और कल में कई सारी राजनीतिक बैठकें भी करेंगे। इस लिहाज से, चुनावी साल होने के लिहाज से प्रधानमंत्री की का ये असम यात्रा राजनीतिक तौर पे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कैमरामैन नितिन के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। 25 साल बाद बीएमसी की सत्ता बदलने वाली है। अब बीएमसी पर बीजेपी का भगवा लहराने वाला है। बीजेपी के 89 पार्षद जीते हैं, लेकिन अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बीजेपी अपना मेयर बनाने वाली है। वहीं 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आए, लेकिन कोई बड़ा करिश्मा नहीं कर पाए। दोनों के 71 पार्षद जीते हैं, जिसमें राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस को बड़ा नुकसान हुआ है। उनके 6 पार्षद जीते हैं और पूरी तरह से जो उनका किला है वो ढह गया है। हालांकि मराठी बाहुल्य इलाके में दोनों भाइयों को बड़ी सफलता मिली है। इस पर राज ठाकरे की भी प्रतिक्रिया आई है। राज ठाकरे ने कहा है कि हम पहले भी मराठी लोगों की आवाज उठाते रहे हैं, मराठी लोगों के हक के लिए लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। कुल मिलाकर देखें तो सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है वो बीजेपी का हुआ है। कैमरा विनोद के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। एमआईएम ने सबको चौंका के रख दिया है। राज्य में उनके 111 पार्षद विजयी हुए हैं। सबसे ज्यादा पार्षद एमआईएम के छत्रपति संभाजी नगर में जीते हैं, जिनका आंकड़ा 33 है। उसके बाद 21 जो उनके पार्षद जीते हैं वो मालेगांव में विजयी हुए हैं। इसके बाद नांदेड़ हो या फिर अन्य दूसरी महानगर पालिका हो, वहां पर भी उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। एमएमआर रीजन की बात करें तो मुंबई में करीब उनके 8 पार्षद विजयी हुए हैं। मुंबई के बगल में ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र में भी एमआईएम के 5 पार्षद वहां पर विजयी हुए हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि एमएनएस हो या फिर एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी हो, उससे भी बेहतर प्रदर्शन वहां पर उन्होंने किया। तो दूसरी तरफ राष्ट्रवादी शरद चंद्र कांग्रेस पार्टी, राज्य में जिसके 10 सांसद हैं और करीब 13 विधायक है, इस पार्टी का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। 29 में से 18 महानगर पालिका में 0 सीट इस पार्टी के हाथ में लगी है। भतीजे के साथ पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में हाथ मिलाया, लेकिन दोनों जगह उन्हें वहां पर मात ही मिली। दरअसल इस प्रदर्शन से पार्टी के कार्यकर्ता काफी चिंता में दिखाई पड़ रहे हैं। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। उत्तराखंड सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अजय कोठियाल ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बेहद खास कुर्सी गिफ्ट की है, जो चर्चा का विषय बनी हुई है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेंट की गई कुर्सी केदारनाथ प्रोजेक्ट में बची हुई देवदार की लकड़ियों से बनाई गई है। इसमें उत्तराखंड के मंदिरों की नक्काशी की झलक भी साफ दिखाई दे रही है। इस कुर्सी से सुगंधित खुशबू भी निकलती है। इस कुर्सी में दोनों हथों पर सिंह की आकृति बनी हुई है, जिसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कुर्सी में महासू मंदिर की काष्ठकला को भी दर्शाया गया है और इसमें भगवा रंग की गद्दी भी लगाई गई है। ये कुर्सी दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अजय कोठियाल ने योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर में भेंट की है। जानकारी के मुताबिक ये कुर्सी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बतौर गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर ही सौंपी गई है और इसे गोरखनाथ मंदिर के मुख्य सभागार में स्थापित भी कर दिया गया है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की आज गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली में लंबी चौड़ी बैठक हुई है। पंजाब के अलग अलग मुद्दों को लेके, चाहे वो आरडीएफ का मुद्दा हो, एफसीआई में पंजाब के अधिकारी की नियुक्ति हो, या फिर किसानों का जो बॉर्डर पार जो खेती करने जाते हैं उनके मुद्दे हों, और इन मुद्दों के ऊपर विस्तार से चर्चा भी हुई है, जिसका गृह मंत्री ने कहा है कि आने वाले समय में इन मुद्दों का हल भी निकाला जाएगा। और वहीं अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ वायदे किए गए हैं वो आने वाले समय में कब तक पूरे होंगे। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। राजस्थान में पहले विधानसभा और बाद में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हुए नेताओं की घर वापसी अब वापस शुरू हो गई है। इसी कड़ी में सबसे पहले महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने वापस कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया था, जिसके बाद कांग्रेस के राजस्थान के पदाधिकारियों की बैठक हुई। उन्होंने अपनी सिफारिश एआईसीसी तक भेजी और इस रिपोर्ट के मिलने के 1 घंटे के भीतर ही एआईसीसी ने पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय को फिर से पार्टी में शामिल करने की हरी झंडी दिखा दी है। हालांकि औपचारिक रूप से वे कब पार्टी में शामिल होंगे इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि कई और नेता ऐसे हैं जो कि चुनाव के वक्त कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब वे सभी एक एक करके वापस कांग्रेस पार्टी में ही लौटना चाहते हैं और इन सब के नामों के भी सूची राजस्थान कांग्रेस के नेताओं द्वारा एआईसीसी तक भेजी जा चुकी है और ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद सभी लोगों को एक साथ पार्टी में शामिल करने की कवायद भी शुरू हो जाएगी। श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग एक बार फिर तेज होते हुए दिखाई दे रही है। धनगर समाज को एसटी कोटे से आरक्षण की मांग करने वाले आंदोलनकारी दीपक बोराडे को जालना में उनके घर में ही जो है पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। दीपक बोराडे के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल के जवानों को तैनात जो है वो किया है। आंदोलनकारी दीपक बोराडे जो है लगातार ये मांग कर रहे थे कि धनगर समाज को जो है एसटी कोटे में शामिल करके आरक्षण दिया जाए। इसी कड़ी में उन्होंने जालना से मुंबई कुछ करने की तैयारी की थी और मुंबई के आज़ाद मैदान में जो है 21 जनवरी से आमरण अनशन करने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही जालना पुलिस ने जो है उन्हें घर में ही नजर कैद जो है वो कर लिया है। दीपक बोराडे के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया है। वहीं कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने जालना और जालना के अंबाड़ शहर में सुबह 5 बजे से रात के 12 बजे तक कर्फ्यू जो है वो लागू करने का निर्णय जो है वो लिया है। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। आगरा के ताजमहल में 3 दिवसीय उर्स चल रहे, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठनों ने ऐलान किया कि वहां पर भगवा ध्वज फहराएंगे, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दरअसल ताजमहल में 3 दिवसीय उर्स चल रहा है, जिसको लेकर हिंदूवादी संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। इस बीच हिंदूवादी संगठनों ने ताजमहल को तेजो महालय शिव मंदिर बताते हुए ये ऐलान किया था कि तेजो महालय पर 21 मीटर का लंबा ध्वज चढ़ाएंगे, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट पर, पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। भगवा ध्वज चढ़ाने के लिए निकली अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर हिंदूवादी नेताओं को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। पुलिस ने उन्हें दूसरे मंदिर में ध्वज फहराने चढ़ाने के लिए कहा, लेकिन वो वहीं पर चढ़ाने पर अड़े हुए हैं। मौके पर तनाव की स्थिति है। बता दें, बीते गुरुवार को हिंदू संगठनों ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के खिलाफ भी नारेबाजी कर पुतला फूका था। हिंदूवादी संगठनों का कहना है कि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, तो ऐसे में ताजमहल के अंदर उर्स कराने की परमिशन किसने दी, ये न्यायपालिका के खिलाफ है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24।
इस वक्त हम पटना के चित्रगुप्त नगर के उसी शंभू गर्ल्स हॉस्टल के सामने हैं, जिसकी खबर दिखाने के बाद प्रशासन हरकत में आई थी और सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। अभी से कुछ देर पहले यहाँ पर एसआईटी के पटना आईजी के नेतृत्व में एसआईटी की टीम यहाँ पहुँची थी और टीम ने पूरे घटनाक्रम की जाँच की और उस दौरान इस गर्ल्स हॉस्टल के हर एक कमरे और हर एक चीज़ों की बारीकी से छानबीन की गई है। इसके अलावा पुलिस मुख्यालय के तरफ से एडीजी कमजोर वर्गीकर सेक्शन को भी पूरे मामले की जांच की है। सीआईडी भी पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और सीआईडी की टीम भी यहां पे पहुंची थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन अधिकारियों पे आरोप लगे थे कि उन लोगों ने पूरे मामले को लीपापोती करने की कोशिश की थी, लेकिन अधिकारियों का साफ तौर पे करना है कि आईजी की जांच रिपोर्ट आने के बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी और जो भी दोषी होंगे उसे बख्शा नहीं जाएगा। कैमरामैन ऋषि और नीरज त्रिपाठी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हैवानियत करने वाले आरोपी को अदालत ने सुनाई फांसी की सजा। घटना के महज 41 दिन में आया फैसला। राजकोट में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के गंभीर मामले में कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। घटना के महज 41 दिन में पुलिस की तेज कार्रवाई और मजबूत सबूतों के दम पर यह फैसला आया। गौरतलब है कि 4 दिसंबर 2025 को रैम सिंह नाम के आरोपी ने 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। इतना ही नहीं, उसके गुप्तांग में लोहे की रॉड डालकर उसे बुरी तरह जख्मी भी कर दिया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए केस की जांच महिला एसपी सिमरन भारद्वाज को सौंपी गई थी। पुलिस ने 12 दिन में ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। जांच में बच्ची और उसके साथ खेलने वाले अन्य बच्चों के बयान बीएनएस की धारा 183 के तहत दर्ज किए गए थे। घटनास्थल से आरोपी के बाल बरामद हुए, जो फॉरेंसिक में अहम सबूत साबित हुए। आइडेंटिफिकेशन परेड में बच्चे ने आरोपी को पहचान भी लिया। सभी सबूतों के आधार पर कोर्ट ने 41वें दिन फांसी की सजा दी। हालांकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी लेनी बाकी है। कैमरामैन प्राज साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। सिंदूर के बाद दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाएगा और इस बार पूरी दुनिया हमारे देश के तीनों ताकत और पैरामिलिट्री की ताकत को देखने जा रही है। आपको बता दें कि यह पहला मौका होगा जब कर्तव्य पथ पर वीवीआईपी कल्चर को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। न्यूज़ 24 को मिली जानकारी के मुताबिक गणतंत्र दिवस समारोह में वीवीआईपी कल्चर को खत्म किया जाएगा, यानी जो वीवीआईपी दर्शक होंगे उनके बैठने की जगहों को थीम के हिसाब से बदला गया है। परेड के रास्ते बनी बैठकों की जगहों को पहली बार नंबरों से नहीं पहचाना जाएगा। इसके बजाय लोगों के बैठने की जगह का नाम देश की प्रमुख नदियों पर रखा गया है। आपको बता दें गणतंत्र दिवस के मौके पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन फाइटर प्लेन, आर्म्स और ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था उसका भी प्रदर्शन दर्शकों के बीच किया जाएगा। राफेल, सुकोई, जगुआ और मिग 29 लड़ाकू विमानों की ताकत को दुश्मन देश देखेगा। लड़ाकू विमानों में हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट विमानों वाले कई अन्य परफॉर्मेंस भी इस भव्य हवाई प्रदर्शन में हिस्सा बनेंगे। कर्तव्य पथ पर भैरव बटालियन का मार्च भी देखने को मिलेगा। गणतंत्र दिवस के दिन मेट्रो सेवा सुबह 3 बजे से शुरू हो जाएगी और जिन दर्शकों के पास एंट्री टिकट या पास होगा उन्हें मेट्रो में मुफ्त में यात्रा भी कराया जाएगा। मेट्रो एंट्री के बाद उन्हें बारकोड दिखाना होगा। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह में देश के अलग अलग हिस्सों से आए करीब 2500 कलाकार भी अपने कला का प्रदर्शन करेंगे। कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24, दिल्ली। जम्मू कश्मीर में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से ठीक पहले यहाँ कई नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों और इंटरनेशनल बॉर्डर पर, खासतौर पर जम्मू के इलाके में ड्रोन की गतिविधियां पाकिस्तान की तरफ से काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। हालांकि सतर्क सेना द्वारा इन घुसपैठिए ड्रोन्स को समय रहते तबाह भी किया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे, इसको लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। खासतौर पर कश्मीर घाटी में आप देख सकते हैं जो बख्शी स्टेडियम है, यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ गणतंत्र दिवस समारोह से संबंधित तैयारियां भी शुरू हो गई है और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस द्वारा जगह जगह पर तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। नियंत्रण रेखा के आसपास के इलाकों में भी नाइट पेट्रोलिंग के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी चाको चौबंद रखी जा रही है, ताकि जो कोई आतंकियों के नापाक मंसूबे होंगे उन्हें समय रहते यहाँ पर नाकाम विफल कर दिया जाए। के साथ आसिफ श्रीनगर, न्यूज़ 24। माता वैष्णो देवी की त्रिकुटा की पहाड़ियों में आग लगी है। आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश की जा रही है। युद्ध स्तर पर आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन तेज हवा के चलते आग लगातार फैल रही है। हालांकि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, दमकल विभाग,
वन विभाग के कर्मचारी लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। गनीमत ये रही है किसी तरह का कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि जिस जगह पर आग लगी है वो अर्धकुंवारी की पहाड़ियों के पीछे का इलाका है और वहां पर आग लगी है। यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, क्योंकि आग जो ट्रैक है माता वैष्णो देवी का उससे काफी दूर है और ऐसे में यात्रा नहीं रोकी गई है। लेकिन लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके इस आग पर काबू पाया जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर आग लगने से वन संपदा को नुकसान हो रहा है। कैमरामैन ओंकार के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, उधमपुर।